तो अपन स्क्यू लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। क्या होती है एग्जैक्टली स्क्यू लाइंस, कोई बताएगा? आइडिया है किसी को? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी। ठीक है। यस सर। तो देखो स्क्यू लाइंस का मैं बता देता हूँ। देखो ये दोनों लाइंस कैसी है? पैरेलल। पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है। वैसे ये दोनों लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है। अब अगर एक प्लेन है ना, एक पर्टिकुलर प्लेन है, अगर उसमें दो लाइंस है तो या तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन नहीं हो सकती। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर दो लाइंस अगर एक प्लेन में है, अगर दो लाइंस को प्लेनर है, एक प्लेन में मतलब को प्लेनर है, तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल होगी। ये चीज़ समझ आती है? यस। और कोई तीसरी कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पे पैरेलल या इंटरसेक्टिंग ही होगी। ठीक है, अगर एक प्लेन में है। तो अब स्क्यू लाइंस क्या होती है? स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती है विच आर नाइदर पैरेलल, विच आर नाइदर पैरेलल नॉन नॉर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ना ही तो वो पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो। ठीक है, तो अगर वो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, मतलब क्वाइट ऑब्वियस है कि वो कोप्लेनर भी नहीं होगी। क्योंकि अगर दो लाइंस एक प्लेन में होती है तो या तो वो पैरेलल होगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। ये चीज़ तो पता है ना अपन को? यस सर। दो लाइंस एक प्लेन में होती है तो या तो पैरेलल होगी या कोप्लेनर होगी। अब स्क्यू लाइंस वो लाइंस है जो ना ही तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, ये चीज़ भी नहीं है और ये चीज़ भी नहीं है। इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। तो मतलब वो कोप्लेनर भी नहीं होगी। ठीक है, तो स्क्यू लाइंस आर दोज लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखो, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर क्यूब बनाया। दिख रहा है? क्यूब दिख रहा है? ये फेस मान लो अच्छा। है ABCD। ठीक है, पीछे वाला फेस है EFGH। अच्छा ये बताओ, ये जो HB है, ठीक है, HB एंड EF, क्या ये दोनों स्क्यू लाइंस है? HB कौन सा? HB ये वाला पार्ट है। यस। ठीक है, और EF और कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी? नहीं। क्या ये नो दोनों सर। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है? नहीं, पैरेलल भी नहीं। है ना? तो पैरेलल भी नहीं। हाँ, तो ये दोनों लाइंस का जो पेयर है ना, ये स्क्यू लाइंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्क्यू लाइंस। ठीक है। अब स्क्यू लाइंस की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है अपन को, है ना? जो मेन अपना जो सिलेबस में है ना, वो है कि इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर कौन है? ऐसी लाइन जो EF और HB के भी परपेंडिकुलर हो। इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? क्यूब में ही देख के बताओ। EH CH। FH हाँ, FH। FH ये वाली लाइन है ना? FS हाँ, ये वाली लाइन जो होगी, ये EF के भी परपेंडिकुलर होगी। जो HF होगा ना, इज परपेंडिकुलर टू EF एज वेल एज HF इज परपेंडिकुलर टू BH। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना HF, ये जो लाइन HF है, इसको अपन कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन कहते हैं। और ये जो पोर्शन है ना, जो मैंने ब्लू से मार्क करा है, जिगजैग वाला पोर्शन, इस चीज को, ये जो इंटरसेप्ट हो रही है इन दोनों लाइंस के बीच में, इसी को अपन कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी ना, जो इंटरसेप्ट हो रही है बीच में, ये जिगजैग वाला पोर्शन, उसे बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? यस सर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। ठीक है, अब देखना, जैसे अपन इक्वेशन लिखते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में। अब सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? सिमेट्रिक फॉर्म मतलब देखना, जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ ना, x माइनस एक्स वन बाई एल
इक्वल्स टू y माइनस वाई वन बाई एम इक्वल्स टू z माइनस जेड वन बाई एम। ठीक है, तो ये इक्वेशन ये कहती है कि ये हमेशा एक पॉइंट से पास होगी जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 z1। ये चीज़ समझ आती है? ये x1 ये y1 ये z1 जो है ना, ये सिमेट्रिक फॉर्म है लाइन की। कौन सी फॉर्म है? सिमेट्रिक फॉर्म है। तो ये हमेशा x1 y1 z से पास होगी। ठीक है, अगर ये लाइन है तो इस पर हमेशा x1 y1 z1 लाइन लाई करेगा। ठीक है, और इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ना, वो LMN होंगे। समझ आ गई ये चीज? ये सिमेट्रिक फॉर्म क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होगी जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, एंड वो जो लाइन होगी ना उसके डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो LMN होंगे। बस ये सिंपल सी चीज है इसमें, है ना। अब सबको ये पता हो ना कि ये दो पॉइंट्स अगर है, मान लो एक पॉइंट है x1 y1 z1 या z1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्योंकि ये लाइन जोड़ रही है, ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे जो दो पॉइंट को जोड़ रही है? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। x2, x1, y2 minus y1 एंड z2 minus z1। कोई आया है क्या क्लास में? ठीक है, तो जब भी डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ऐसे वाले ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस। ठीक है, और जब ये वाले ब्रैकेट्स में लिखते हैं तब ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब अभी तक समझ आया सिमेट्रिक फॉर्म एक इस पॉइंट से पास होगी, फिक्स पॉइंट से x1 y1 z1, और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस होंगे वो LMN होंगे, है ना। और अगर एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोज आते हैं ना, वो आते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये चीज किसको समझ आ गई? सर समझ में आ गई। ठीक है, अब देखना, अब मैं कह रहा हूँ कि मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है ना वो है L1 M1 और N1। ठीक है, एक ये दूसरी लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस है L2 M2 एंड N2। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो क्या कंडीशन होती है पैरेलल की? L1 L2 प्लस M1 नहीं, वो परपेंडिकुलर की होती है। पैरेलल की कंडीशन होती है L1 बाई L2 इक्वल्स टू M1 बाई M2 इक्वल्स टू N1 बाई N2। मतलब जो डायरेक्शनल कोसाइंस होते हैं ना वो प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस होते हैं ना वो प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब L1 इज प्रोपोर्शनल टू L2, वैसे ही M1 इज प्रोपोर्शनल टू M2 एंड N1 इज प्रोपोर्शनल टू N2। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब के लिए आता है ना, तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी इक्वल्स टू के। समझ आया? यस सर। सबको समझ आ गया? आगे सबको समझ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? मान लो एक ये लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 एंड N1। ठीक है, और एक दूसरी लाइन है ये जिसका डायरेक्शन कोसाइंस है L2 M2 N2। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन किसकी है? दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की। ये चीज समझ आती है? यस सर। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिखने का ट्राई करेंगे। मतलब मान लो एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट दे रखा है x2 y2 z2, है ना। तो ऊपर इक्वेशन जब लिख रहे होते हैं ना सिमेट्रिक फॉर्म में, है ना, तो मान लो इसमें मैं सिमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो ये तीन चीज़ें होती है, ठीक है, तीन इक्वेशंस होती है। ऊपर क्या आता है? x माइनस x1 जो भी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। तो मान लो कि ये x1 y1 z1 से पास हो रहा है, तो x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1। और नीचे क्या लिखा जाता है? डायरेक्शन रेशियोज। हाँ, डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइन। तो अब ये जो लाइन है ना, इस पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? x2 माइनस x1
हाँ x2 y2 माइनस, minus y1 हाँ कॉमा z2 minus z1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियोज आ जाएंगे वो ये लिख लूँ, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो ये क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई 2 पॉइंट फॉर्म में। मतलब अगर कोई भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं और उनसे पास करती हुई कोई इक्वेशन लिखनी है स्ट्रेट लाइन की, तो ये लिखोगे तुम। समझ आ गई बात? yes sir सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर दो प्लेन्स होते हैं तुम्हारे पास, कोई भी दो प्लेन्स हैं, तो दो प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन का लोकस क्या होता है? दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो क्या मिलता है अपन को? पॉइंट मिलता है। ठीक है, वैसे ही जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं ना तो क्या मिलता है? लाइन मिलेगा। लाइन मिलेगा। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो ना, मान लो इस प्लेन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स प्लस d1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इस दूसरे प्लेन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। तो जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी ना, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो इन दोनों प्लेन को साथ में लिख लो। तो मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन साथ में मतलब साइमल्टेनियसली क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ रही है बात? इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन जब साथ में लिखूंगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इस इंटरसेक्शन वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ आया? सर ठीक है, तो अब क्या करना है अपन को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है स्क्यू लाइंस के बीच में, जो अपना मेन एम है आज का। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट कैसे निकालते हैं। तो देखो, मैंने जो अभी दो प्लेन्स की इक्वेशन साथ में लिखते हैं ना, दो प्लेन्स की इक्वेशन साथ में लिखते हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो उस टाइप की फॉर्म को अपन कहते हैं जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं? जनरल फॉर्म। ठीक है, और अगर इक्वेशन में ऐसे लिख लूँ, x माइनस x1 बाई एल इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई एम इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई एम, तो इस टाइप की फॉर्म को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फॉर्म। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है ना दो स्क्यू लाइंस के बीच में, तो क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है। देखो, ऐसा आ सकता है कि दोनों इक्वेशन तुम्हें किस में दे रखी हो, सिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, पहली इक्वेशन भी सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखी हो और दूसरी इक्वेशन भी किस में दे रखी हो, सिमेट्रिक फॉर्म में। दो लाइंस के बीच के डिस्टेंस निकालोगे ना, दो लाइंस के बीच के डिस्टेंस निकालोगे तो दो लाइंस की इक्वेशन दी रखी होगी क्वेश्चन में। यस सर। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कि पहला कंडीशन ये, मतलब पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि दोनों फॉर्म सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखी हो और तुम्हें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला हो। दूसरा ये हो सकता है कि एक फॉर्म जनरल फॉर्म में दे रखी हो और दूसरे किस में दे रखी हो, सिमेट्रिक फॉर्म में, और तुम्हें डिस्टेंस निकालने के लिए बोला हो। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, दोनों जनरल फॉर्म में। हाँ, कि दोनों जनरल फॉर्म में, पहली इक्वेशन भी जनरल फॉर्म में हो और दूसरी इक्वेशन भी जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीन अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, इसके लिए अलग मेथड है जिसको अपन मेथड 1 नाम दे देते हैं, इसके लिए मेथड 2 और इसके लिए मेथड 3। ठीक है, ये तीन मेथड अपन को सीखना है, तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस वाला। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? सर हाँ सर। वो जो दो प्लेन जो इंटरसेक्ट करने के बाद वो जो एक एक लाइन जो मिलेगा ना सर, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, वो दो प्लेन को ही साथ में लिखना है। हाँ, उसमें क्या करना है
कि ये जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, ये दो प्लेन्स है, ये प्लेन दिख रहे हैं तुमको दोनों स्क्रीन पे, प्लेन दिख रहा है ना, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन। तो ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये ग्रीन वाली लाइन बन रही है ना। इस ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन कैसे देंगे, मान लो ये प्लेन का इक्वेशन है अल्फा 1 इक्वल्स टू 0, ये प्लेन है, ठीक है, ये पूरी इक्वेशन ले रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, और दूसरी प्लेन की इक्वेशन है अल्फा 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसकी इक्वेशन होगी अल्फा 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू अल्फा 2। मतलब इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि अल्फा 1 इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा 2 इक्वल्स टू 0, ये दोनों इक्वेशन जब साथ में लिखते हो ना, तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अकेले लिखोगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाँ ठीक है सर। अकेले लिखोगे तो प्लेन रिप्रेजेंट करेगा। सिर्फ अल्फा 1 इक्वल टू 0 लिखा तो प्लेन है, ठीक है। सिर्फ अल्फा 2 इक्वल टू 0 लिखा है तो भी प्लेन है। लेकिन अगर दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लिया, अल्फा 1 भी 0 अल्फा 2 भी 0, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ, समझ आया? ठीक है सर। ठीक है, तो अब तक सबको समझ आ गया ना? कोई डाउट नहीं अभी तक? तो है कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब अपन निकालना सीखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्वायर लाइंस, जब दोनों लाइंस कैसी दे रखी हो। सिमेट्रिक सर। हाँ, तो पहला केस लेते हैं अपन कि दोनों सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखी है तुमको। म्यूट कर दो यार। सिमेट्रिक फॉर्म एंड सिमेट्रिक फॉर्म मतलब मान लो एक लाइन दे रखी है x माइनस एक्स वन बाई एल वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई एम वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई एन वन, ठीक है। ये पहली इक्वेशन दे रखी है, पहले लाइन की इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में। और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, मान लो x माइनस एक्स टू बाई एल टू इक्वल्स टू वाई माइनस वाई टू बाई एम टू इक्वल्स टू जेड माइनस जेड टू बाई एन टू, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन दे रखी है। अब क्या करना है, अब मान लो अपन ने इक्वेशन लाइंस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये दोनों लाइंस हैं, ये तो पैरेलल दिखने लगी, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ इसे को। मान लो ये एक लाइन है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ तक सबको क्लियर है ना कि दोनों इक्वेशन लाइंस लिख ली मैंने स्क्यू फॉर्म में? हाँ, अब एक एक चीज़ ध्यान से रखना। क्या करना है, सबसे पहले ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। तो क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेना है L1 पे, ठीक है। मान लो पॉइंट लिया मैंने M। एक पॉइंट लेना है L2 पे, रैंडम पॉइंट जो मैंने ले लिया मान लो N, ठीक है। अब ये चीज़ करनी है कि ये रैंडम पॉइंट और ये रैंडम पॉइंट को जब मिलाए ना अपन, तो ये जो लाइन बनेगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ऐसी लाइन अपन खोज रहे हैं MN को मिलाने से। तो सिंपली क्या करेंगे, इस पे एक रैंडम पॉइंट मानेंगे, इस पे एक रैंडम पॉइंट मानेंगे और परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देंगे। ये जो लाइन MN है ना, ये जो लाइन MN है, ये L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों कंडीशंस लगाएंगे तो वहाँ से अपन को कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे M और N के। और फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। हल्का सा समझ आया कुछ? यस सर। फिर से समझाता हूँ, देखो L1 है, इस पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट क्या होगा, इसको मान लो कि इक्वल टू है R1, इसको मान लो कि ये इक्वल टू है R2, ठीक है। ऐसा मानना पड़ता है एक पॉइंट निकालने के लिए। तो इस पर कोई भी एक जनरल पॉइंट लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट करके, तो क्या आएगा L1 R1 प्लस x1, ठीक है। वैसे y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, M1 R1 प्लस y1, और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, N1 R1 प्लस z1, N1 R1 प्लस z1। सबको समझ आ गया ये वाली चीज? यस सर। और वैसे ही इस पे एक जनरल पॉइंट क्या होगा, ये तो मान लो कि M आ गया, क्या आ गया, M आ गया। L2 पे जनरल पॉइंट क्या आएगा बताओ? L2 R2 प्लस X2। L2 R2 प्लस X2, L2 R2 प्लस X2, ठीक है। दूसरा पॉइंट आएगा M2 R2 प्लस Y2 एंड Z क्या आएगा, N2 R2 प्लस Z2, ठीक है। ये पॉइंट आ गया मान लो N, ठीक है। अब अपन ने देखा था ना कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस
दो स्ट्रेट लाइंस, ये मान लो ये दो, एक L1 है ये L2 है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशन क्या होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0, यही चीज़ होती है। यस सर। ठीक है, तो अब अपन को पॉइंट M तो मिल गया है और पॉइंट L मिल गया है, तो अब इसके डी आर्स चाहिए अपन को, इसके क्या चाहिए, इस लाइन के डी आर्स चाहिए। तो डी आर्स के लिए क्या बताया था, अगर एक पॉइंट अपने पास है x1 y1 z1, एक पॉइंट है अपने पास x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, तो डी आर्स क्या होते हैं, x2 minus x2 माइनस x1। हाँ x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ये डी आर्स होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही m का कोऑर्डिनेट अपन को पता है ये m है ना, n का कोऑर्डिनेट पता है कि ये n है, तो mn के डी आर्स क्या होंगे, ये माइनस ये, हाँ सर जी सर। है ना, तो ये हो जाएगा L2 R2 प्लस x2 माइनस L1 R1 माइनस x1, वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा क्या, M2 R2 प्लस y2 माइनस M1 R1 माइनस y1, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, तीसरा मतलब डी आर क्या होगा, L2 R2 प्लस Z2 माइनस N1 R1 माइनस Z1। हाँ माइनस N1 R1 माइनस Z1। ठीक है, ये डी आर्स आते हैं। अब इसके जो डी आर्स है ना, Mn के डी आर्स, अब Mn परपेंडिकुलर है किसके, L1 के भी और L2 के भी, किस किस के परपेंडिकुलर है, L1 के भी परपेंडिकुलर है, L2 के भी परपेंडिकुलर है। अब लाइन 1 के डी आर्स क्या है, लाइन 1 के डी आर्स क्या है, ये जो नीचे लिखे हैं, लाइन 1 के डी आर्स हैं L1 M1 एंड N1, और वैसे ही लाइन 2 के डी आर्स क्या है, L2 M2 N2। तो अब यहाँ से दो कंडीशंस, दो इक्वेशंस बनेगी, कैसी कैसी, कि पहला इसका इसके साथ प्रोडक्ट इक्वल टू 0, मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 जैसी कंडीशन लगाएंगे, तो इसका इसके साथ L2 के साथ प्रोडक्ट प्लस इस पूरे का M2 के साथ प्रोडक्ट प्लस इस पूरे का N2 के साथ प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ये चीज़ समझ आती है। यस सर। वैसे ही एक बार इस L1 के साथ, क्योंकि L1 के भी तो परपेंडिकुलर है ये लाइन Mn वाली, तो इसका प्रोडक्ट L1 के साथ, फिर इसका प्रोडक्ट M1 के साथ, फिर इसका प्रोडक्ट N1 के साथ इक्वल टू 0, तो दो इक्वेशन बनेगी। वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल होगा R1 और R2, क्योंकि बाकी सारे चीज़ें तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होगी। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ क्या वेरिएबल होगा, R1 और R2। अब इन R1 R2 की वैल्यू मिल जाएगी तो वो इस पॉइंट में डाल दो, तो तुम्हें M मिल जाएगा, N मिल जाएगा, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस निकाल लो, खत्म। समझ आया? यस सर। किसको नहीं आया? आ गया सर। देखो फिर से एक बार शॉर्ट करता हूँ, मान लो एक लाइन ये दे रखी, एक लाइन ये दे रखी, ये L1 ये L2, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं L1 M1 और N1। ठीक है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं L2 M2 और N2। क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट मानना है M, इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट मानना है N, Mn के डी आर्स लिखना है, क्या लिखना है, Mn के डी आर्स। ठीक है, अब क्योंकि Mn वाली लाइन L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है, तो Mn के डी आर्स का प्रोडक्ट इसके साथ इक्वल्स टू 0, Mn का डी आर का प्रोडक्ट इसके साथ इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशंस बन गई, इनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, क्या चीज़ वेरिएबल होगा, R1 R2 वेरिएबल होगा। R1 R2 को जनरल पॉइंट्स में डाल दो, M और N में। ठीक है, तो M और N तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये चीज़ समझ आ गई? समझ आई? तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, फिर उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या करना है। ये कर लेते हैं, वही निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x माइनस 8/3 इक्वल्स टू y प्लस 9 बाई माइनस 16 इक्वल्स टू z माइनस 10/7। ठीक है, पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 15/3 इक्वल्स टू y माइनस 29/8 इक्वल्स टू z माइनस 5/-5। एक बार ट्राई करना, 1 मिनट का टाइम है।
हुआ किसी का? ट्राई कर रहे हो ना? यस सर। यस सर। ठीक है। चलो अब साथ में करते हैं, अगर हुआ है तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ। क्या बताया था, अगर दो स्क्यू लाइन्स दे रखी है तो पहले जनरल पॉइंट्स मानना है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट बताओ क्या होगा? 3r1 + 8 माइनस 16r1 - 9 7r + 10, यही होगा। यस सर। यस सर। वैसे इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट क्या होगा? 3r2 + 15 एंड 8r2 + 29, और तीसरा -5r2 + 5। ठीक है। अब ये क्या हो गए, ये अपने पास m और n आ गए, ठीक है। ये m मान लो और ये n मान लो। अब L1 के, है ना, क्योंकि ये mn जो है वो L1 के भी परपेंडिकुलर होगा और L2 के भी परपेंडिकुलर होगा, तो पहले mn के drs निकालो। mn के drs बताओ क्या होंगे? 3r2 + 15 माइनस 3r2 - 3r1 + 7, +7 वैसे ही 8r2 + 16r1 + 38 +38 38 ना। यस सर। ठीक है, फिर लास्ट में -5r2 माइनस -7r1 -7r1 -5, माइनस सही है क्या? यस सर सही है। सेम है। यस। ठीक है, तो ये mn के अपने पास वो आ गए, क्या कहते हैं, drs आ गए, ठीक है। अब क्योंकि mn जो लाइन है वो L1 के परपेंडिकुलर है, तो L1 के क्या आ रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, drs 3 - 16 एंड 7, ठीक है। वैसे L2 के क्या आ रहे हैं? 3 8 एंड -5, यही आ रहा है। यस सर। तो एक बार परपेंडिकुलर की कंडीशन L1 के साथ लगाओ, मतलब L1 परपेंडिकुलर टू mn, ठीक है। दूसरी बार लगाओ कि L2 परपेंडिकुलर टू mn, ठीक है। वहाँ से दो इक्वेशन बनेगी और वहाँ से R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहली इक्वेशन बनाओ, क्या बन रही है, इसका डॉट ले लो इसके साथ। तो जो इक्वेशन बनेगी ना, मान लो L1 के साथ ले रहा हूँ मैं, तो 3 टाइम्स ऑफ 3r2 - 3r1 + 7, ठीक है, -16 टाइम्स ऑफ 8r2 + 16r1 + 38, यही हो रहा, +7 इंटू -5r2 - 7r1 - 5 = 0, यही बनी पहली इक्वेशन, यस। है ना। L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0, ये करने पे ये आएगा। अब वैसे ही जब L2 के साथ बनाओगे तो एक और इक्वेशन बनेगी तुम्हारे पास। उन दोनों इक्वेशन में सिर्फ दो चीज़ें वेरिएबल होगी, एक तो R1 निकालना है तुम्हें और एक R2 निकालना है, ठीक है। तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। R1 R2 की वैल्यू क्या निकली? कुछ निकली वैल्यू? चलो थोड़ा सा सॉल्व एंड सिंप्लीफाई करोगे ना, तो R1 की जो वैल्यू निकलेगी वो -1 निकलेगी। कितनी निकलेगी? -1, ठीक है। और R2 की -2, ठीक है। R1 की वैल्यू होगी -1 और R2 की वैल्यू होगी -2, ठीक है। अब इस R1 की वैल्यू को इसमें डालो तो क्या आ रहा है, m पॉइंट क्या आ रहा है? 5 7 एंड 3, m क्या आ रहा है? 5 7 3, ठीक है। वैसे n क्या आ रहा है?
R2 की वैल्यू -2 पुट करो इसमें हर जगह, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 9 13 15, यही आ रहा है। ठीक है, निकालनी क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी थी। पॉइंट M मिल गया, पॉइंट L मिल गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो M अपने पास पड़ा है, N अपने पास पड़ा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, √9 - 5 का होल स्क्वायर, 9 - 5 का होल स्क्वायर यानी 16, प्लस 13 - 7 का होल स्क्वायर यानी 36, प्लस 15 - 3 का होल स्क्वायर यानी 144। तो कितना आ रहा डिस्टेंस, MN बराबर √196, है ना, 196 हो रहा है, तो MN हो गया 14, 14 यूनिट्स आगे डिस्टेंस। समझ आ गई सबको? Yes, sir. ठीक है।